आज तक इस धरती पर कोई भी साइंटिस्ट भारत के इस डरावने रहस्य को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में, उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर और माउंट त्रिशूल की परछाई के नीचे एक जमी हुई झील है, रूपकुंड। 1942 में ब्रिटिश राज ने यहां ऐसा क्या देखा कि वे तुरंत वापस भागने पर मजबूर हो गए, चढ़ाई से भाग गए। लेकिन उस दिन आखिर हुआ क्या था? रूपकुंड को कंकाल झील क्यों कहा जाता है? क्यों यहां हर तरफ सैकड़ों इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं? क्यों इस झील में 800 से ज्यादा कंकाल मिले? और सबसे डरावनी बात, हर गर्मी में क्यों ये हड्डियां फिर से पानी की ऊपर तैरने लगती हैं? क्यों हर 12 साल में हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राजजात यात्रा इस खतरनाक झील के पास से होकर गुजरती है? क्यों लोकल गांव वाले आज भी देवी नंदा देवी के क्रोध की कहानियां धीमे सुर में फुसफुसाते हैं? और कैसे अब पश्चिमी वैज्ञानिक भी भारतीय लेजेंड्स के आगे सिर झुकाने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या खोज लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? आज की इस वीडियो में हम इन सभी अनसुलझे रहस्यों का खुलासा करेंगे। और हां, अगर एंशिएंट लेजेंड्स, फॉरबिडन ट्रूथ्स और भूली हुई हिस्ट्री आपको फैसिनेट करती है, अभी सब्सक्राइब करो। ये है पीवी टॉक एक्स, जहां खोई हुई कहानियां फिर से बोलती हैं। साल था 1942, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। उसी वक्त हिमालय की गहराइयों में कहीं कुछ डरावना हो रहा था। एक झील जिसका नाम सिर्फ लोक कथाओं में था, चरवाहों के लिए एक डरावना जगह और गाइड्स के लिए एक निषिद्ध स्थान। HK माधवल नंदा देवी के पास तैनात एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर्स, उन्हें मिला था एक बहुत ही साधारण काम, जुरंगाली पास से अल्पिनी फ्लावर वाइल्ड्स इकट्ठा करना। कोई रोमांच नहीं, कोई खतरा नहीं, बस हिमालय का एक और ठंडा दिन। अब आप सोच रहे होंगे 1942 ही क्यों? इससे पहले कोई यहां गया नहीं था क्या? असल में गए थे। 1898 में ही ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एक अजीब झील का जिक्र मिलता है। और फिर 1907 में लेजेंडरी माउंटेनियर TG लॉन्गस्टाफ खुद लिखते हैं कि उन्होंने एक जमी हुई झील के आसपास इंसानी कंकाल देखे थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ब्रिटिश सिस्टम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। तो 1942 तक ये झील बस एक अफवाह थी। आधी कहानी आधा चेतावनी। उस दोपहर 16,000 फीट की ऊंचाई पर हवा ऐसे काट रही थी जैसे धारदार चाकू। माधवल उस बर्फीले कटोरे जैसी घाटी से गुजर रहे थे। सोच रहे थे बस कुछ फूल मिल जाए और दिन खत्म हो। और तभी लगभग जमी हुई झील के पास से गुजरते हुए कुछ उन्हें घूर रहा था। काले टूटे हुए पत्थरों के बीच से 2 खाली आंखों के गड्ढे, एक खोपड़ी, इंसानी, बर्फ में बिल्कुल सुरक्षित। माधवल ने धीरे धीरे बर्फ हटाई। पहले एक हड्डी, फिर दूसरी, फिर पूरा हाथ, और धीरे धीरे डरावना सच सामने आने लगा। ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, नहीं 2, 10 भी नहीं, सैकड़ों कंकाल चारों तरफ बिखरे हुए। घबरा कर माधवल पहाड़ से सीधे नीचे भागे और अपनी रिपोर्ट दी। इस बार ये ऑफिशियली दर्ज हुआ, लेकिन तब तक इंग्लैंड और उसके साथ भारत वर्ल्ड वॉर 2 में डूब चुका था। हिमालय की किसी चोटी पर हड्डियों का ढेर, नोट A प्रायोरिटी। और ऐसे ही ये रहस्य फिर से बर्फ के नीचे दब गया। इंतजार करता हुआ फिर 14 साल, जब भारत इतना आजाद हुआ कि अपने रहस्यों की जांच खुद कर सके। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों को जो आगे मिला वह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। साल था 1956। 3 अलग अलग टीम्स, 3 अलग अलग मिशन। लेकिन सवाल सिर्फ एक, यहां हुआ क्या था? पहली टीम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर N दुत्ता माजुमदार। दूसरी लखनऊ यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम प्रोफेसर DN माजुमदार के साथ। और तीसरी स्वामी प्राणवानंदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से। तीनों टीमें हिमालय की उसी ऊंचाई की तरफ बढ़ी जहां बर्फ सिर्फ ठंड नहीं
राज भी छुपाए बैठी थी। लेकिन जब वो झील तक पहुंचे, पहाड़ ने उनका स्वागत कुछ ऐसे किया जो होना ही नहीं चाहिए था। इस बार सिर्फ हड्डियां नहीं थी, नहीं, ये था मृतकों की पूरी घाटी। चारों तरफ इंसानी अवशेष, कुछ हड्डियों से सूखा हुआ मांस अब भी जिद करके चिपका हुआ। और फिर आई वो जो किसी वैज्ञानिक के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। 300, शायद 800, इतने लोग इतनी ऊंचाई पर। टीमें बिखर गईं, हर चीज को दस्तावेज करने के लिए। फटे कपड़ों के बीच मिली चमड़े की चप्पलें, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े। कुछ एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ये कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे। और फिर एक अकेला लोहे का भाला। लेकिन असली उलझन तब शुरू हुई जब उन्हें मिली कांच की मनके, समुद्री शंखों के गहने, बांस और भोजपत्र से बने छाते। ऐसे छाते जो कभी किसी अमीर, किसी खास इंसान के रहे होंगे। अब सवाल है, इतनी लग्जरी चीजें इन गुमनाम कंकालों के साथ इस सुनसान हिमालयी चोटी पर कर क्या रही थी? ये कोई हादसा नहीं लग रहा था, ये किसी भयानक कहानी की शुरुआत थी। 1956 के कई दशक पहले ही रूपकुंड एक सवाल बन चुका था। 800 लोग हिमालय की बर्फीली कटोरी में बिखरे हुए, कोई हथियार नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, बस सन्नाटा। और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, आखिर हुआ क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के तनाव भरे सालों में एक कहानी हवा की तरह फैल गई। क्या ये एक नाकाम जापानी घुसपैठ थी? एक सीक्रेट फोर्स जो हिमालय पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी? सुनने में पॉसिबल लगता है ना? लेकिन फिर सवाल उठे, हथियार कहां है? मेटल की बंदूकें, यूनिफॉर्म? कुछ भी नहीं। और जैसे ही लैब रिपोर्ट्स आईं, पूरा गेम पलट गया। कंकाल की डेटिंग हुई करीब 800 CE, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से 1000 साल पहले। बस यहीं ये थ्योरी सीधे ढह गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2 और संभावनाएं बची थीं, और दोनों डराने वाली तरह से बिलीवेबल। तो क्या ये पुराने सिल्क रोड की तरफ जा रहा कोई व्यापारिक काफिला था जो पहाड़ों में फंसकर मर गया? पॉसिबल, शायद। लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। पहली बात, कंकालों में महिलाएं और बच्चे भी थे, लगभग बराबर संख्या में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कारवां में? हाईली अनलाइकली। दूसरी बात, कोई घोड़े नहीं, कोई खच्चर नहीं, कोई भारी सामान नहीं। और सबसे बड़ी रेड फ्लैग, लोकेशन सिल्क रोड के पास भी नहीं। यानी ये रास्ता किसी व्यापार के लिए था ही नहीं। और इस तरह वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया। तो सवाल वही रह गया। और फिर आई वो थ्योरी जिसने वैज्ञानिकों को भी एक पल के लिए चुप कर दिया, क्योंकि अचानक सब कुछ जुड़ने लगा। रूपकुंड सीधे एक बेहद प्राचीन और खतरनाक तीर्थ मार्ग पर स्थित है, नंदा देवी राजजात। ये यात्रा समर्पित है देवी नंदा को, पार्वती का एक उग्र पूज्य रूप, जिन्हें माना जाता है कि वो त्रिशूल पर्वत की चोटियों पर शिव के साथ वास करती है। हर 12 साल में सैकड़ों श्रद्धालु इस जानलेवा यात्रा पर निकलते हैं। कहती बताती है, ये है देवी की राजजात, जहां पहाड़ की बेटी नंदा देवी अपने मायके से पति शिव के धाम माउंट कैलाश की ओर लौटती है। और इस यात्रा में सबसे आगे चलता है एक बेहद अनोखा प्राणी, 4 सींगों वाला मेढा, चौसिंगा। जानते हो, पूरी दुनिया में ये जीव सिर्फ भारत और नेपाल में ही पाया जाता है। यात्रा के अंत में इस मेढे को होम कुंड के पास मुक्त कर दिया जाता है, मानो वो देवी की आत्मा को कैलाश तक पहुंचा रहा हो। पूरे 20 दिनों की यात्रा बर्फ, तूफान और मौत से भरे रास्तों के बीच, जहां एक गलत कदम सीधे अंत हो सकता है। और श्रद्धालु अपनी प्रिय देवी के लिए क्या लेकर चलते हैं? मन के चढ़ावे, छोटी छोटी वस्तुएं, और हाँ, छतरियां। बिल्कुल वही चीजें जो रूपकुंड के पास मिली थी। सब कुछ परफेक्टली मैच कर रहा था। लेकिन फिर भी एक सवाल रह गया। अगर न कोई युद्ध था, न कोई ऐसा भूस्खलन जो हड्डियां तोड़ दे, तो फिर इन सबको मारा किसने? क्योंकि ज्यादातर कंकालों में हिंसा के निशान नहीं थे, लेकिन कुछ खोपड़ियां, उनमें कुछ था जो रोंगटे खड़े कर दे।
गोलाकार चोटें, इतनी बड़ी जैसे कोई भारी क्रिकेट बॉल, मानो ऊपर से कुछ भयानक ताकत से सीधा आकर टकराया हो, बिना किसी और चोट के, जैसे आसमान ने ही हमला किया हो। एक वैज्ञानिक ने लिखा, इस तरह की चोट हिमालय में आज तक किसी भी जात दुर्घटना से मेल नहीं खाती। और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रूपकुंड के पास जब वैज्ञानिक पहुंचते, उससे बहुत पहले स्थानीय लोगों के पास ऑलरेडी एक कहानी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई कहानी। बहुत समय पहले कन्नौज का एक राजा था, राजा जसधवल, अत्यंत धनी, घमंड से भरा और अपनी भक्ति दिखाने के लिए बेचैन। वो देवी नंदा देवी के सम्मान में तीर्थ यात्रा पर निकला, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी गर्भवती रानी थी। पीछे पीछे नर्तक, वादक, सेवक, पूरा शाही जुलूस पवित्र मार्ग से। स्थानीय लोगों ने राजा को रोका, जैसा वो हमेशा बाहरी लोगों को रोकते हैं, क्योंकि ये यात्रा दिखावे के लिए नहीं थी। नहीं, यह तय किया जाता है शांत मन से, समर्पण के साथ। लेकिन राजा ने सब चेतावनियां अनसुनी कर दी। जुलूस आगे बढ़ता रहा, ढोल नाच जोर जोर से गाते हुए। पवित्र यात्रा एक शाही परेड में बदल गई। कहते हैं देवी सब देख रही थी और हर ढोल की थाप के साथ उनका क्रोध और बढ़ता गया। रूपकुंड के पास अचानक आसमान काला पड़ गया, हवा थम गई और फिर देवी नंदा देवी ने लोहे जैसे सख्त ओलों की बारिश बरसा दी, इतनी भयानक कि कोई भी जीवित नहीं बचा। कुछ ही मिनटों में पूरा दल मिट गया। सिर्फ राजा इतना जीवित रहा कि अपना दंड सुन सके। उसका वंश हमेशा इस अपराध का बोझ उठाएगा। हर 12 साल में नंगे पांव ये यात्रा करेगा। यहीं से शुरू हुई नंदाराज जात यात्रा, जो आज भी जारी है। और यही वो कहानी थी जिसने विज्ञानियों को चौंका दिया, क्योंकि अचानक सब कुछ जुड़ने लगा। गोलाकार खोपड़ी की चोटें, तीर्थ मार्ग, झील के पास बिखरे चढ़ावे, भयानक औलों का तूफान, ऊपर से आई मौत। इतना परफेक्ट जवाब कि लगभग सभी ने खोज यहीं रोक दी। जो बात लोककथा ने 1000 साल संभाल कर रखी, उसे विज्ञान ने आखिरकार 2004 में स्वीकार किया, नेशनल ज्योग्राफिक की स्टडी में और बाद में करंट साइंस में भी। दंतक था, विज्ञान बन गई। सालों तक रूपकुंड का रहस्य एक साफ पैकेज बन गया। 800 तीर्थ यात्री औलों से मारे गए। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने खुद को शाबाशी देना शुरू किया, रूपकुंड ने पलटवार किया। 2019 सेल जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपता है और पूरी दुनिया हिल जाती है। वैज्ञानिकों का मकसद बहुत सीधा था, कुछ डीएनए सैंपल्स एनालाइज करना और वही साबित करना जो सब पहले से मानते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही डेटा वापस आया, सब कुछ ढह गया। जीनोम वाइड एनालिसिस ने एक ऐसा सच दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये कंकाल एक ही समूह के नहीं थे और एक ही समय के भी नहीं, बल्कि यहां थे 3 अलग अलग समूह और हर एक की अपनी कहानी। पहला समूह भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की आबादी से मेल खाता था। क्लासिक साउथ एशियन डीएनए। कार्बन डेटिंग भी ठीक उसी दौर पर पहुंची, लगभग 800 ईस्वी। यही वो समूह था जो लोक कथा में फिट बैठता था। ओलों से लगी चोटी, खोपड़ी की गोल दरारें, परफेक्ट मैच। लेकिन फिर दूसरा समूह अविश्वसनीय। डीएनए दक्षिण एशिया से नहीं, मध्य एशिया से भी नहीं, बल्कि ग्रीस और क्रीट से जुड़ा था। हाँ, ग्रीस। मेडिटेरेनियन यात्री, हिमालय में 17वीं से 19वीं सदी के बीच। कोई हथियार नहीं, कोई व्यापारिक सामान नहीं, कोई इतिहास नहीं। जैसे ये लोग अचानक प्रकट हुए और बर्फ में अचानक गायब हो गए। और सबसे डरावनी बात, ये लोग ग्रुप ए के लगभग 1000 साल बाद मरे, उसी झील पर, रूपकुंड। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर ग्रीस से भारत। आखिर क्यों? और फिर आता है ग्रुप सी, सिर्फ एक इंसान। डीएनए दक्षिण पूर्व एशिया से मेल खाता, संभवतः मलेशिया से, और उसकी मौत भी ग्रीस वालों के साथ ही हुई। 2 सामूहिक मौतें, 1000 साल का अंतर, एक ही झील। क्यों? कई दशकों तक रूपकुंड पश्चिमी विद्वानों के लिए
बस एक फुटनोट था, एक क्यूरियोसिटी, बस उतना ही। लेकिन विडंबना देखिए, जब 2000 के दशक में पश्चिमी यूनिवर्सिटीज और मैगजीन्स ने रूपकुंड को दोबारा खोजा, तो अचानक ये बन गया एक ग्लोबल मिस्ट्री। मानो कीमत तभी मिली जब उन्होंने देखा, जबकि सच कभी गायब था ही नहीं। वो उत्तराखंड के लोक गीतों में जिंदा था। जब हमारी कहानियों को मिथक कहा जाता है, तो इतिहास चुपचाप इंतजार करता है जब तक विज्ञान खुद पीछे से आकर उसे पकड़ न ले। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज पर्यटन रूपकुंड को तेजी से नष्ट कर रहा है। जो टूरिस्ट इस झील तक पहुंचते हैं, वो हड्डियों को ढेरों में जमाते हैं, कुछ बिखेर देते हैं, और जैसा आप सोच ही रहे होंगे, कई हड्डियां चोरी भी हो रही हैं। कड़वा सच ये है, लोगों में बेसिक सिविक सेंस गायब है। पुरातत्वविद मानते हैं, अगर कभी सारे जवाब थे भी, तो वो हमारे सामने मिटते जा रहे हैं। लेकिन सवाल, आखिर यहां हुआ क्या? क्या ये अहंकारियों को देवी का दंड था, या कोई और अलौकिक शक्ति, या बस एक संयोग? क्या है इस झील का राज? कमेंट्स में लिखिए, हम सुन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ रूपकुंड ही रहस्यों से भरा है, तो जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि समुद्र के नीचे एक पूरा शहर है जहां मंदिर इतिहास से भी पुराने हैं। हमारी डीप डाइव कहानी देखिए, डूबा हुआ द्वारका शहर, जहां पहली बार लेजेंड्स और साइंस आमने सामने आते हैं। और अगर ऐसे ही भूली बिसरी मिस्ट्रीज असली एविडेंस के साथ चाहते हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए ये है पीवी टॉकर्स, जहां खोई हुई कहानियां फिर से बोलती हैं।